यूक्रेन की जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मैदानी जंग में हर पैंतरा आजमा रहे हैं और अब जल्द ही पुतिन के हाथ एक ऐसा मोहरा लगने वाला है जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन में भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के इस मोहरे को दुनिया मौत के देवता के नाम से जानती है। आखिर कौन है ये मोहरा और क्यों दुनिया इसको मौत का सौदागर कहती है, ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन के पास ये मौत का देवता कितने बड़े नरसंहार की वजह बन सकता है। यूक्रेन जंग पर सबसे बड़ी खबर। रिहा होगा मौत का सौदागर। आर्म्स डीलर विक्टर बूट होगा आजाद। पुतिन मांगे लॉर्ड ऑफ वॉर। पांच महीने से जारी यूक्रेन जंग के दौरान एक ऐसी खबर आई है जो इंटरनेशनल मीडिया, खासकर अमेरिकी अखबारों की सबसे बड़ी सुर्खी बन चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक अमेरिका और रूस यूक्रेन जंग के दौरान कैदियों की अदला बदली करेंगे। अमेरिकी सरकार ने प्रिजनर स्वैप यानी कैदियों की अदला बदली का प्रस्ताव खुद रूस की सरकार को दिया। इस बात की जानकारी और किसी ने नहीं बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। In the coming days, I expect to speak with Russian Foreign Minister Lavrov for the first time since the war began. I plan to raise an issue that's a top priority for us. The release of Americans Paul Whelan and Brittany Griner, who've been wrongfully detained and must be allowed to come home. दरअसल ब्रिटनी ग्राइनर अमेरिका की WNBA यानी वुमेन्स नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्टार बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और उन्हें ड्रग्स रखने के आरोप में फरवरी 2022 में मॉस्को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। जबकि पॉल विलन पूर्व अमेरिकी नौसैनिक हैं और साल 2018 से रूस की जेल में कैद है। पॉल को रूस के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अमेरिकी सरकार पॉल व्हीलन और ब्रिटनी ग्राइनर के बदले जिस शख्स को रिहा कर रही है वो नाम जरूर चौंकाने वाला है, विक्टर बूट। वो शख्स जिसे पूरी दुनिया मर्चेंट ऑफ डेथ यानी मौत के सौदागर के नाम से जानती है। विक्टर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में अमेरिकी जेल में 25 साल कैद की सजा काट रहा है। फिलहाल विक्टर बूट अमेरिका की हाई सिक्योरिटी मैनहट्टन जेल में बंद है। विक्टर की रिहाई के मसले पर रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि यह खबर दोनों देशों के बीच डील पूरी होने के बाद बाहर आनी चाहिए थी और जब तक रूस और अमेरिका के बीच यह डील नहीं होती तब तक वो इस पर कुछ कह नहीं सकते। Первое, что нам известно, это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Это первое.
Второе, нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях. И третье, что нам известно, что пока договоренностей... पूरी दुनिया इस हकीकत को जानती है कि रूस ने हमेशा अमेरिका के विक्टर बूट को गिरफ्तार करने पर उंगली उठाई है और अमेरिका से विक्टर की रिहाई की मांग की है। लेकिन अभी तक अमेरिका रूस की इस मांग को अनसुना करता आया है। लेकिन अब जब बाइडेन प्रशासन खुद विक्टर बूट को रिहा करने की बात कर रहा है तो पूरी दुनिया का चौंकना लाजमी है। आइए अब आपका तारुफ विक्टर बूट से भी कराए देते हैं। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियों से जकड़ा यही वो विक्टर बूट है जिसे पूरी दुनिया अवैध हथियारों के सबसे बड़े तस्कर, लॉर्ड ऑफ वॉर और मौत के सौदागर के नाम से जानती है। इसके अलावा जुर्म और जराइम की दुनिया को जानने वाले और उससे ताल्लुक रखने वाले लोग विक्टर बूट को करीब आधा दर्जन नामों से भी जानते और पहचानते हैं। नाम: विक्टर अनातोलिएविच बूट, विक्टर बुलाकिन, विक्टर बट, वादिम मार्कोविच अमिनोव, विक्टर बड बोरिस। पूर्व रूसी एयरफोर्स अधिकारी और पूर्व केजीबी जासूस। उम्र 55 साल। पेशा अवैध हथियारों की तस्करी। आरोप अमेरिका के खिलाफ आतंकी साजिश। साउथ अफ्रीका इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक विक्टर यूक्रेनी मूल का है, लेकिन विक्टर बूट पर अमेरिकी डॉजिए के मुताबिक विक्टर बूट ताजिकिस्तान का रहने वाला है और सोवियत रूस की आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल पर काम कर चुका है। विक्टर रूसी, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, फारसी और अरबी के अलावा कई अफ्रीकी भाषाएं लिख, बोल और पढ़ सकता है। लिहाजा उसका ताल्लुक चरमपंथी संगठनों, अफ्रीका के लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी, रवांडा, सियरा लियोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला और अल्जीरिया में विद्रोही संगठनों और लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में FARC को अवैध हथियार बेचे। विक्टर बूट इतना शातिर था कि वो सालों तक अपनी एयर कार्गो कंपनी की आड़ में अवैध हथियारों की तस्करी करता रहा। आलम यह था कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जंग होती तो वहां विक्टर बूट अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा होता। लेकिन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमलों के बाद वो अमेरिकी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के राडार पर आ गया और अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने उसके खिलाफ अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। जुलाई 2004 में अमेरिकी सरकार ने विक्टर बूट पर कई प्रतिबंध लगा दिए। विक्टर पर कई देशों की खुफिया एजेंसियों ने आरोप लगाए कि वो रूस की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर हथियारों की तस्करी कर रहा है और ये वो दौर था जब व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति थे और ऐसा हो नहीं सकता कि राष्ट्रपति पुतिन को विक्टर बूट की कारगुजारियों के बारे में पता ना हो। 6 मार्च 2008 यानी वो तारीख जब विक्टर बूट को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सोफिटल होटल से रॉयल थाई पुलिस ने आतंकी संगठनों को अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। दरअसल अमेरिका की DEA यानी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने करीब 9 महीने की लंबी तफ्तीश के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद विक्टर बूट के खिलाफ अवैध हथियारों की तस्करी के सबूत इकट्ठा किए थे। दरअसल विक्टर बूट ने DEA के अंडरकवर एजेंट्स के साथ 800 सरफेस टू एयर मिसाइल, सैकड़ों रॉकेट और ग्रेनेड लॉन्चर, 30,000 AK-47 राइफलें, 5 टन C4 प्लास्टिक एक्सप्लोजिव और गोला बारूद बेचने की डील की। DEA एजेंट्स विक्टर को FARC यानी रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया के अलगाववादी बनकर मिले थे।
इसके बाद शुरू हुई विक्टर बूट को अमेरिका प्रत्यर्पण करने की कोशिश, लेकिन विक्टर बूट की गिरफ्तारी और उसे अमेरिका ले जाने की कोशिश को तत्कालीन रूस सरकार ने गैर कानूनी करार दिया और इसे विक्टर बूट के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश बताया था। इस दौरान विक्टर बूट जेल की सलाखों के पीछे से खुद पर लगे आरोपों को झूठे और अपनी बेगुनाही की दलीलें देता रहा। But here they're saying that the basement of American justice is the so-called amendments and liberties and rights. So where are these rights? Why deprive of them? What about presumption of innocence? Why during this 1 year they never presented any real evidence of my crime? Where committed crime? When? कमाल देखिए कि उस दौर में भी सर्गेई लावरोव रूस के विदेश मंत्री थे और आज जब रूस और अमेरिका के बीच कैदियों की अदला बदली होने की बातचीत होनी है तो लावरोव ही रूस के विदेश मंत्री हैं। रूसी सरकार की विक्टर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश बेकार साबित हुई और 16 नवंबर 2010 को विक्टर बूट को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार कर अमेरिका ले गईं। अमेरिका के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के जुर्म में उस पर मुकदमा चला। करीब 2 साल की अदालती कार्रवाई के बाद 5 अप्रैल 2012 को मैनहट्टन की अदालत ने विक्टर बूट को दोषी मानते हुए 25 साल कैद की सजा सुनाई। विक्टर अपनी आधी सजा काट चुका है, लेकिन अब अमेरिका के कैदियों की अदला बदली के प्रस्ताव को अगर रूस मान लेता है तो विक्टर बूट जेल से जल्द रिहा हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका का एक हैरान कर देने वाला फैसला होगा। अमेरिका की जेल से विक्टर बूट की रिहाई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन विक्टर के रूस आने के बाद उसके जरिए अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में उसके पुराने दोस्तों और अफ्रीका में विक्टर के चरमपंथी संगठनों के रिश्तों से फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक विक्टर यूक्रेनी मूल का है, तो बहुत मुमकिन है कि राष्ट्रपति पुतिन विक्टर बूट का इस्तेमाल यूक्रेन जंग में भी करें। इतना ही नहीं, विक्टर बूट की रिहाई रूस, खासकर राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक राजनीतिक और कूटनीतिक जीत मानी जाएगी। यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है और उसका दुश्मन नेटो फिनलैंड में जबरदस्त युद्धाभ्यास कर रहा है। पुतिन की धमकियों को नजरअंदाज करके फिनलैंड नेटो की सदस्यता लेने जा रहा है और इस तरह से अमेरिका का रूस के आसपास नेटो के जाल बिछाने की हसरत पूरी होने जा रही है। सवाल है कि अब आगे क्या होगा। पूरा खतरा है कि अब पुतिन यूक्रेन में जंग के अलावा फिनलैंड का फ्रंट खोलने जा रहे हैं, क्योंकि नेटो रूस के एक और दरवाजे तक जा पहुंचा है। चिनूक हेलीकॉप्टर पर सैनिक सवार हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आसमान का रुख कर रहा है चिनूक। और देखते ही देखते हवा में गुम हो जाता है। चिनूक की ये उड़ान सामान्य और साधारण उड़ान नहीं है। इस उड़ान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आंखें लाल कर दी हैं। फिनलैंड के आसमान में इस वक्त नेटो सैनिकों की करतबें लहरा रही हैं। इरादा क्लियर, नजर साफ और लक्ष्य एक, रूस को रोकना। चलिए अब डिटेल में समझाते हैं कि यूक्रेन युद्ध के बीच एक और देश युद्ध की आग से खुद को बचाने के लिए क्या कर रहा है। लेकिन उससे पहले इस मिलिट्री एक्सरसाइज की आपको डिटेल बता देते हैं। असल में फिनलैंड में नेटो के 750 ट्रूप्स एक्सरसाइज कर रहे हैं।
इस एक्सरसाइज में मुख्य रूप से 3 देश हिस्सा ले रहे हैं। एक्सरसाइज ब्रिटिश आर्मी के नेतृत्व में हो रही है, जिसमें 150-100 तो सिर्फ ब्रिटिश जवानों की मौजूदगी है। ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन युद्ध के बाद फिनलैंड और स्वीडन में नेटो फुल ऑन एक्टिव है। मई के अंत में करीब 1000 ब्रिटिश सैनिक पोलैंड में एक्सरसाइज डिफेंडर के लिए 11 अन्य देशों की सेनाओं के साथ शामिल हुए। मई में ही नेटो के 18,000 सैनिक एस्टोनिया लातविया सीमा पर एक्सरसाइज हेड के होग में ट्रेनिंग ली। अप्रैल में अमेरिका, ब्रिटेन, एस्टोनिया और लातविया के सैनिक एक्सरसाइज एरो में शामिल हुए। अप्रैल में ही करीब 4500 सैनिकों ने एक्सरसाइज स्विफ्ट रिस्पॉन्स में हिस्सा लिया। आप समझ सकते हैं पुतिन की यूक्रेन में जंग में ताकत का प्रदर्शन और नेटो की पुतिन को ना रोक पाने की मजबूरी के बीच पूरी दुनिया कैसे फंसी है। पुतिन का टारगेट है यूक्रेन नाम के देश को दुनिया के नक्शे से मिटा देना और शायद चेचन्या जैसी हालत बना देना, जहां कादिरव जैसे पुतिन के वफादार सत्ता संभालें। लेकिन यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ ऐसा रिश्ता साधा है कि पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रूस की लाख चेतावनी के बाद नेटो ज़ेलेंस्की को सपोर्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, रूस को घेरने के लिए उसकी सीमा के चारों ओर एक्सरसाइज कर रहा है। फिनलैंड में 4 दिनों तक चलने वाली एक्सरसाइज इसी का हिस्सा है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के मकसद पर। असल में फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया है। देर सवेर फिनलैंड और स्वीडन दोनों को नेटो की मेंबरशिप मिलनी तय भी है। इससे पहले फिनलैंड ने इसी साल मई में ब्रिटेन से सिक्योरिटी को लेकर समझौता भी किया है। तुर्की का कहना है कि वो नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन की दरख्वास्त पर विचार कर रहा है। फिनलैंड या स्वीडन दोनों के नेटो में शामिल होने के लिए नेटो के सभी 30 सदस्यों का समर्थन चाहिए। फिनलैंड के नेटो में शामिल होते ही इसे नेटो के आर्टिकल 5 के तहत ये गारंटी मिलेगी कि अगर कोई भी गैर नेटो देश फिनलैंड पर हमला करता है तो यह हमला नेटो के 30 सदस्य देशों के खिलाफ माना जाएगा। नेटो के 22 देश फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल करने के लिए हामी भी भर चुके हैं। यानी वो दिन बहुत दूर नहीं जब रूस का पड़ोसी फिनलैंड नेटो का मेंबर होगा। और यही बात पुतिन के लिए बड़ी मुश्किल वाली होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूस के पड़ोस में पहली बार नेटो की उपस्थिति है। मतलब यूरोप में आने वाले वक्त में महाभारत छिड़ सकती है और ये इलाका रूस और अमेरिका के बीच शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन सकता है। रूस के लिए स्वीडन और फिनलैंड का नेटो में एंट्री करना बड़ा सिरदर्द हो सकता है। इसकी वजह यह है कि उसके साथ जमीनी सीमा शेयर करने वाले लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, नॉर्वे जैसे देश पहले से ही नेटो की गोद में जा बैठे हैं। इसके अलावा समुद्री सीमा शेयर करने वाला तुर्की भी नेटो का हिस्सा है। स्वीडन भी रूस के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन भी पुतिन की मिसाइलों से सहमे हुए हैं। नेटो में शामिल होकर ये दोनों देश खुद को महफूज करना चाहते हैं और यही दिक्कत पुतिन को सोने नहीं देती, क्योंकि दरवाजे पर जब नेटो की दस्तक हो तो बेचैन हो जाना लाजमी है। लेकिन सवाल है कि सालों तटस्थता की राह पर चलने वाला फिनलैंड इस कदर नेटो में जाने को बेकल क्यों है और पुतिन के लिए यह फैसला परेशान करने वाला क्यों है। फिनलैंड रूस के साथ 1200 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जबकि फिनलैंड के पास यूरोप में सबसे शक्तिशाली वायुसेना है।
रूस को इस बात की चिंता है कि फिनलैंड और स्वीडन उसके दुश्मनों के लिए बेस की सुविधा मुहैया करा सकते हैं। यही वजह है कि रूस ने पिछले हफ्ते ही 2 सुपरसोनिक Tu-160 न्यूक्लियर मिसाइल बॉम्बर्स बैरेंट्स सी के ऊपर उड़ाकर फिनलैंड और स्वीडन को धमकाया था। हालांकि इसके साथ ये भी सच है कि पुतिन कह चुके हैं कि उन्हें फिनलैंड या स्वीडन के नेटो में शामिल होने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पुतिन हर हाल में फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में जाने से रोकना चाहते हैं और इसके लिए फिनलैंड और स्वीडन को पुतिन बार-बार धमकाते भी रहते हैं। असल में नेटो का विस्तार रूस के लिए संवेदनशील मुद्दा है। रूस इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताता है। यूक्रेन पर हमले के पीछे भी ये एक बड़ी वजह बताई जाती है। रूस के लिए फिनलैंड एक बफर स्टेट है। रूस नहीं चाहता कि नेटो उसके इतने नजदीक आए, इसलिए रूस फिनलैंड के नेटो में जाने का विरोध करता है। इससे पहले रूस ने नेटो को चेतावनी दी थी कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होंगे तो रूस यूरोप के बाहरी इलाकों में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर देगा। रूस की चेतावनी के बाद यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन पर भी यूक्रेन की तरह हमला न हो जाए। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस की सेना इस वक्त यूक्रेन युद्ध में उलझी है और ऐसे में रूस अगर फिनलैंड या स्वीडन पर हमला करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और पुतिन जैसे मंचे हुए नेता ऐसी गलती शायद ही करें। लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि पुतिन अपने प्रभाव वाले इलाके में नेटो और उसके जरिए अमेरिका को एंट्री दे ही तो क्यों नहीं। क्योंकि नेटो कल्याणकारी संस्था नहीं है बल्कि मिलिट्री गठजोड़ है। नेटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका की अगुवाई में स्थापित किया सैन्य संगठन है जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के विस्तार के खतरे को रोकने के लिए बनाया गया था। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 12 देशों ने सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए इसकी स्थापना की थी। नेटो में अब 30 सदस्य देश हैं, जिनमें 28 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसके विस्तार, उसके संबंधों और संतुलनों को समझने वाले नेटो के विस्तार की असली वजह समझते हैं और पुतिन को ये कभी गंवारा नहीं होगा कि नेटो रूस को सीधा चैलेंज करे। फिनलैंड पुतिन के गुस्से से वाकिफ है और इस देश के पास नेटो में शामिल होकर खुद को पुतिन से बचाने के लिए फिलहाल कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिख रहा, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बाद पश्चिमी देशों में कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना बढ़ी है। दूसरी ओर सामरिक रूप से फिनलैंड रूस के लिए बेहद उपयोगी है। पुतिन के लिए यह आसान नहीं होगा कि फिनलैंड के नेटो में चले जाने पर इस देश पर हमला करे। लिहाजा पुतिन भी तैयारी में है और नेटो शक्तियां भी। देखना बस ये है कि रूस नेटो आमने सामने कब हो। और यूक्रेन के बीच जंग तो पिछले 5 महीने से लगातार जारी है, लेकिन इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के खास चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक सनसनीखेज ऐलान कर दिया है। दरअसल कादिरोव का ये ऐलान एक धमकी की शक्ल में दुनिया के सामने आया है। कादिरोव ने यूक्रेन सरकार को ये धमकी दी है कि बहुत जल्द उसके लड़ाके राजधानी कीव में बैठी सरकार को दस्तक देने वाले हैं। और कादिरोव की धमकी का सीधा सा मतलब ये है कि राजधानी कीव की जंग एक बार फिर शुरू होने वाली है।
डोनेत्स्क में चल रही भीषण जंग। ओलेनिव्का जेल हमले का विवाद गहराया। हमले में मारे गए थे 53 युद्ध बंदी। ज़ेलेंस्की ने खाई बदले की कसम। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 5 महीने से भीषण जंग जारी है और इन 5 महीनों के दौरान यूक्रेन में कुछ भी नहीं बदला है। यूक्रेन के अलग अलग शहर आग उगलती मिसाइलों और गोलाबारी के धमाकों से गूंज रहे हैं। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। यूक्रेन के डोनेत्स्क प्रांत रूस की सेना के हमले बदस्तूर जारी हैं, लेकिन इस दौरान 29 जुलाई को डोनेत्स्क प्रांत की ओलेनिव्का जेल पर एक ऐसा हमला हुआ जिसने हर किसी को थर्रा दिया। दरअसल जिस वक्त ओलेनिव्का जेल पर यह हमला हुआ उस वक्त उसमें अज़ोव बटालियन के सैकड़ों युद्धबंदी मौजूद थे। इन सैनिकों ने मई 2022 में रूस की सेना के सामने सरेंडर किया था। रूस के मुताबिक इस हमले में 53 युद्धबंदी मारे गए और 75 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हमले के वक्त ओलेनिव्का जेल में 200 युद्धबंदी मौजूद थे। इससे पहले हम आपको इस हमले पर उठे विवाद के बारे में बताएं। आपको ओलेनिव्का जेल पर हुए हमले के बाद की तस्वीरें दिखाती हैं। ये तमाम लाशें उन युद्धबंदियों की हैं जो इस हमले में मारे गए। बेंच पर रखे ये टुकड़े उस मिसाइल के हैं जिसके धमाके से ओलेनिव्का जेल में तबाही मची। ये ओलेनिव्का जेल का वो हिस्सा है जहां धमाका हुआ था। इस कमरे की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिसाइल ब्लास्ट के बाद यहाँ कितनी तबाही मची होगी। धमाका इतना जबरदस्त था कि यहाँ कैद युद्धबंदियों को भागने तक का मौका नहीं मिला। आइए अब आपको ओलेनिव्का जेल की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें जेल पर हुए हमले से पहले की हैं और हमले के बाद यहाँ कैसी तबाही हुई वो तस्वीरें तो आप पहले ही देख चुके हैं। चूंकि डोनेत्स्क के इस इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है, लिहाजा हमले के फौरन बाद रूस ने यूक्रेन पर यह आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर ओलेनिव्का जेल पर हमला किया। इतना ही नहीं, रूस का यह भी आरोप है कि यूक्रेन की फौज ने ओलेनिव्का जेल पर अमेरिका से मिले हाई मार्स रॉकेट सिस्टम से हमला किया और अपने आरोप को साबित करने के लिए रूस की सेना ने उस मिसाइल के टुकड़ों को भी बतौर सबूत संभाल कर रखा हुआ है। В результате намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня «Хаймерс» по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев. По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48 военнопленных украинцев были обнаружены. ये तो था सिक्के का एक पहलू। आइए अब आपको सिक्के के दूसरे पहलू से भी रूबरू कराए देते हैं। रूस के आरोप पर यूक्रेन का कहना है कि रूस ने अपने वॉर क्राइम्स को छिपाने की गरज से खुद ही ओलेनिव्का जेल पर हमला किया और यहां कैद युद्धबंदियों को जान से मार दिया। यूक्रेन के आरोप के मुताबिक रूस पूछताछ के नाम पर युद्धबंदियों को टॉर्चर कर रहा है, लिहाजा उसने इन कैदियों पर जानते बूझते हमला किया है। यूक्रेन का कहना है कि उसकी फौज ने ओलेनिव्का जेल पर कोई रॉकेट या मिसाइल हमला नहीं किया, क्योंकि यूक्रेन की सेना के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ रूस की सेना के ठिकाने हैं। लिहाजा वो रूस के कब्जे वाले इलाकों में किसी नागरिक या फिर रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी नहीं कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओलेनिव्का जेल पर हुए हमले को नरसंहार करार देते हुए कहा कि अब पूरी दुनिया को रूस को एक आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए। Всі докази цього злочину окупантів будуть зібрані, всі винні, хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це.
всі вони будуть знайдені, але все ж таки цього зараз замало. Обов'язково мають бути і юридичні кроки з боку світової спільноти по відношенню до держави-терориста. Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики. За це масове вбивство. दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच ओलनिवका जेल पर हुए हमले का विवाद इतना गर्मा चुका है कि रूस ने इस हमले की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस को आमंत्रण दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की एक टीम ओलनिवका जेल पर हुए हमले की जांच के लिए तैयार है और वो दोनेत्स्क जाकर इस हमले की रिपोर्ट तैयार कर उसे सौंपेगी। लेकिन इस बीच ओलनिवका जेल में मारे गए अज़ोव रेजिमेंट के युद्ध बंदियों के कमांडर ने एक सनसनीखेज ऐलान कर डाला। रूस और यूक्रेन के बीच ओलनिवका जेल हमले का विवाद अब बहुत आगे निकल चुका है। इतना आगे कि इस हमले में मारे गए अज़ोव रेजिमेंट के कमांडर ने इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढकर उनके किए की सजा देकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की कसम खाई है। Ми знайдемо їх, де б вони не перебували, на окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах. Україна як держава забезпечить справедливе покарання. Добу вони брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин з заявою посольства. Я хочу нагадати Путіну, який особисто несе відповідальність за цей воєнний злочин. सिर्फ इतना ही नहीं, अज़ोव रेजिमेंट के कमांडर ने रूस को धमकी देते हुए कहा कि अब यूक्रेन का हर नागरिक ओलनिवका जेल पर हुए हमले में मारे गए अज़ोव सैनिकों की मौत का बदला उससे लेगा। Росія думає, що вбила Азов, стратила, але Азов тепер вся країна. Кожен українець буде мстити. ओलनिवका जेल पर हुए हमले पर रूस और यूक्रेन दोनों ही देश एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस दौरान इस जंग में शरीक के किरदार ने भी एक सनसनीखेज ऐलान कर दिया। रमजान कादिरोव, यूक्रेन जंग में शामिल वो किरदार जिसका नाम सुनते ही लोग दहशत से कांप उठते हैं। चेचन कमांडर कादिरोव को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वफादार माना जाता है और उसके बारे में कहा जाता है कि एक बार पुतिन कादिरोव से जो कहते तो कादिरोव हर काम छोड़कर बस उसे पूरा करने में लग जाता है। दरअसल चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने भी एक वीडियो जारी कर एक सनसनीखेज ऐलान किया है। इस वीडियो में चेचन लड़ाकों को एक बार फिर कीव में जंग के लिए ट्रेनिंग लेते दिखाया गया है। कादिरोव के ऐलान के मुताबिक उसके चेचन लड़ाके कीव कूच के लिए तैयार है, यानी मतलब साफ है कि राजधानी कीव में जंग एक बार फिर शुरू होने जा रही है। इतना ही नहीं, इस वीडियो के साथ साथ कादिरोव ने यूक्रेन सरकार को भी एक धमकी दी है। कादिरोव की धमकी के मुताबिक अपने सुनहरे दफ्तरों की गर्म कुर्सियों पर बैठे कीव के कुलीन वर्ग को पता होना चाहिए कि योद्धा जल्द ही उनके दरवाजे पर दस्तक देंगे, जिनके दिल आपके आपराधिक आदेशों के कारण गुस्से से भरे हुए हैं। 8 साल से आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस बारे में आप कोई शक नहीं कर सकते। यही नहीं, कादिरोव ने यह भी कहा है कि चेचन लड़ाके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद यूक्रेन के किसी भी हिस्से में जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके फरमान के मुताबिक उनको परिणाम मिलेगा और इसको कोई भी नहीं बदल सकता। हम रूस के साथ हैं। कादिरोव के इस ऐलान का एक ही मतलब निकलता है और वो ये कि यूक्रेन में जंग अब और भी भीषण होने वाली है। दोनेत्स्क में चल रही जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वहां रह रहे यूक्रेन के नागरिकों से एक अपील की है। दरअसल दोनेत्स्क में चल रही जंग में रूस की सेना की भीषण बमबारी के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दोनेत्स्क के नागरिकों से वो इलाका फौरन खाली कर देने की अपील की है।
Урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області є. Все організовується. Повне супроводження, повна допомога і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо. Ми не Росія. Саме тому для нас кожне життя має значення, і ми будемо використовувати усі доступні можливості, щоб врятувати якнайбільше життів і щоб по максимуму. और अब बात देश के सबसे भरोसेमंद टीवी नेटवर्क की। नेटवर्क 18 ने तोड़ दिए हैं टीआरपी के सारे रिकॉर्ड। 29.6% मार्केट शेयर के साथ CNN न्यूज 18 सभी इंग्लिश न्यूज चैनलों में नंबर 1 पर है। बिजनेस न्यूज चैनलों में 66.4% मार्केट शेयर के साथ CNBC टीवी 18 ने दूसरे चैनलों से मीलों आगे है। और हिंदी न्यूज चैनलों में न्यूज 18 इंडिया 12.4% मार्केट शेयर के साथ सबसे ज्यादा दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा है। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।